रिवर्स मतलब कि उसका रिवर्स एंट्री होगी, तो आपने बाकी रिक्वेस्ट के केस में कोई एंट्री जाता ही नहीं, तो आप उसको इजीली क्लोज कर सकते हैं जब चाहे। तो देखिए इन्वेंट्री में ट्रांजेक्शन में गए, जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ये आपका इसी रिक्वेस्ट में फिर से डुप्लीकेट करिए। अब यहाँ पे आप इजीली इसको चाहें, अब आपको इसको रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है, क्लोज करना है, जरूरत नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्लोज हो गया, खत्म कहानी। फिलहाल जी जी सर, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सो क्लोज हो मच। गया। इसमें कोई हाँ, इन्वेंट्री ट्रांसफर जब हो जाएगा तो फिर उसका आप कैंसिल करेंगे तो रिवर्स ट्रांजेक्शन जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री ट्रांसफर केस में क्या होता है कि अगर आपने एक, जैसे कि अभी आप यहाँ पे सपोज दैट आप यहाँ पे ट्रांसफर करें आरएम से, आपने थर्ड पार्टी वेयर हाउस में स्टॉक ट्रांसफर, अब किसी कारणवश आपको लगे ये तो गलत ट्रांसफर हो गया, तो आप बस काउंटर एंट्री करेंगे, किसी को सिलेक्ट करेंगे, अब क्या करेंगे थर्ड पार्टी से आरएम में ट्रांसफर कर लेंगे, तो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन इसमें वो नहीं कि आप उसको क्लोज करेंगे, क्लोज नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, रिवर्स एंट्री और या फिर मैनुअल आप एंट्री कर सकते हैं उसी को रिवर्स उल्टा करके, फॉर्म के जगह पे जो था वो कर दीजिए, टू के जगह पे फॉर्म कर दीजिए। चलिए ये था। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक मैंने आपको प्राइस का बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, कल जो कराया उसमें सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट या आपने कुछ किया तो कहीं पे कोई इशू आया नहीं आया? ठीक सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट का देख लेते हैं और एक देखेंगे हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट। प्राइस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सपोज दैट कभी आपको ऐसा होता है कि जो आइटम का प्राइस है उसको आपको मेंटेन करना, तो दो तरीका है। आप यहाँ पे आइए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के 10 तरह के प्राइस लिस्ट है। इस प्राइस लिस्ट पे आप किसी आइटम का कुछ और प्राइस मेंटेन कर सकते हैं, दूसरे पे कुछ और, तीसरे पे कुछ और, चौथे पे कुछ और, तो ऑन चाहे, ठीक है। अगर सपोज इस प्राइस लिस्ट पे आप आइटम का प्राइस मेंटेन करना है, डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी आइटम हो सारे के सारे आइटम आपको यहाँ दिख जाए, और जिसके आपने प्राइस अभी तक डाले हैं, स्टॉक इन किया, उस पर आपको यहाँ पे प्राइस दिखेंगे, जिसके नहीं डाले उसके नहीं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, प्राइस लिस्ट 1 पे अभी तक कोई भी प्राइस, हमने प्राइस लिस्ट 1 ओपन किया है, ठीक है, अभी प्राइस नहीं दिख रहा है, ये मैंने प्राइस लिस्ट 1 किया। लास्ट परचेज प्राइस जो होता है, जो हमने जो हम परचेज करते हैं, तो जो एक्चुअल प्राइस होता है वो हमारा लास्ट परचेज प्राइस होता है। तो ये देखेंगे तो टोटल प्राइस कहाँ जाता है, इसी पे जाता है, लास्ट परचेज प्राइस। जैसे कि आपने कोई जीआरपीओ किया है, कोई मटेरियल परचेज किया है, गुड्स किया है, तो सारा प्राइस कहाँ होता है, लास्ट परचेज प्राइस पे आपका ये एक्यूमुलेट होता है, उस लिस्ट में चला जाता है। और लास्ट इवेल्यूएटेड प्राइस क्या होता है, जो आपने प्रोडक्शन किया और उसमें जो मटेरियल, ये यहाँ पे देखिए सारे प्राइस कहाँ पे क्या, जैसे एफजी का हमने स्टॉक डाला था, लास्ट परचेज प्राइस में यही पे आके आप होता है। तो जब भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसपे ये प्राइस पड़ा होगा, वो प्राइस, ये प्राइस आप डाल नहीं सकते, कॉपरेट नहीं कर सकते। ये कब अपडेट होगा, अपने आप होगा अपडेट जब आप किसी मटेरियल को ऑटोमेटिक, आप जब गुड्स रिसीव करेंगे या फिर परचेज करते हैं, अगर रॉ मटेरियल है, तो जब आप जीआरपीओ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस उससे कैप्चर हो जाता है, लास्ट परचेज प्राइस, ठीक है। तो इसको, अब रही बात कि अगर इस लिस्ट में आप चाहते हैं कि प्राइस लिस्ट 1 पे मैं कुछ और प्राइस डालूं, मेंटेन करूं, ठीक है, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं उसको। जैसे कि अभी आपने देखा, अब मैं लास्ट इवेल्युएटेड प्राइस की बात,
लास्ट इवेल्युएटेड प्राइस में देखिए, जो ये हमने एक बम बनाया था, जिसके जिसके बम बने होंगे उसका प्राइस यहाँ पे निकल गया है। जिसके बम नहीं बने होंगे, जिसको हमने प्रोडक्शन नहीं किया होगा, उसका प्राइस नहीं। तो जो हमने प्रोडक्शन किए हैं बस उसी आइटम का यहाँ पे आपको, या जिसका रीवैल्यूएशन किया होगा उसका प्राइस यहाँ पे, इवेल्युएटेड प्राइस यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ पे कैप्चर होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है हम उसको। लेकिन सपोज दैट हमारे पास कोई कस्टमर है, उसके लिए हम अलग प्राइस मेंटेन करें, कोई वो स्पेशल प्राइस में मेंटेन होता है, लेकिन प्राइस लिस्ट पे आप ये प्राइस लिस्ट इसमें सारे आइटम्स आपके आए, इस पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ प्राइस इसमें मेंटेन कर दूं और ये प्राइस हमारा मेंटेन रहे, जब मैं यूज करूं तो ये प्राइस मैं हमेशा यूज कर पाऊँ अपने उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर अपने काम के लिए, जब भी मैं यूज करूँ। तो वहां पे क्या होगा, आपको प्राइस लिस्ट सेलेक्ट, जैसे सपोज दैट मैंने ये आइटम, ये कुछ आइटम है, यहाँ पे मैंने इसके प्राइस डिफाइन कर दिए, 200 तो कर दिए 300, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ प्राइस डिफाइन कर दिया था, और ये प्राइस क्या होगा यहाँ पे सेव होगा। और इस प्राइस को जब भी हमें यूज करना होगा, मैंने जैसे इसको अपडेट करूंगा, अब ये प्राइस क्या हो गया, हमारा प्राइस लिस्ट 1 पे अपडेट, फोन RM70 RM80। अब आप जब जाएंगे यहाँ पे आइटम 1, आप आइटम मास्टर पे आएंगे, यहाँ पे अगर आप आइटम मास्टर पे आए, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा स्टार लगाया मैंने यहाँ पे, और मैंने RM70 को चुना, 70, ये देखिए इस पे मैंने अभी प्राइस डाला था। तो इस पे अब जब प्राइस देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, प्राइस लिस्ट 1 में अभी मैंने 200 डाला था, वो आप, अगर आप यहाँ पे लास्ट परचेज प्राइस उठाएंगे तो कुछ और, जो प्राइस लास्ट परचेज पे आएगा वो आपको ऑटोमेटिकली देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट 2 पे कुछ और प्राइस मेंटेन करेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ प्राइस लिस्ट, अब प्राइस लिस्ट 1 पे मैंने 200 डाला था, अब प्राइस लिस्ट 2 पे मैं डाल देता हूँ आइटम 17 का ही, जो हमारा RM17 था, इसका मैं प्राइस डाल देता हूँ, इसका ये जो RM17 है इसका प्राइस मैं डाल देता हूँ 300, ठीक है। इसका डाल देता हूँ 400। अब जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो जब मुझे जरूरत पड़ेगा प्राइस लिस्ट 1 यूज कर सकता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगा प्राइस लिस्ट 2 यूज कर सकता हूँ। इस तरह से जितने भी तरीके से हम चाहें एक ही आइटम का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लिस्ट पे मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे आइटम मास्टर पे मैं आया, अभी मैंने जब प्राइस लिस्ट 1 सिलेक्ट किया तो कितना आया, प्राइस लिस्ट 1 सिलेक्ट किया तो 200। अब मैं प्राइस लिस्ट 2 सिलेक्ट करूंगा तो देखिए कितना आया, अभी ये अपडेट, ये देखिए 400, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एक ही आइटम का आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मेंटेन कर सकते हैं एज पर द आपकी रिक्वायरमेंट। अगर एक ही आइटम है, आप कोई सेल आइटम है, एफडी आइटम है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं उस आइटम का, जितने भी हमारे पास सेल्स आइटम है, एफडी आइटम है, उसका मैं डिफरेंट किसी कस्टमर के लिए 100 रुपए रखूं, किसी के लिए 150 रुपए रखूं, किसी के लिए 60 रुपीज रखूं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आप मेंटेन कर, ये तो तरीका हुआ प्राइस लिस्ट बाय। मैंने बल्क में सारे आइटम का एक ही बार आपने क्लिक कर लिया, और जब आप जाएंगे, अभी जैसे ये आइटम है, ठीक है, मैं एक एफजी का आपको करके दिखाता हूं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको बार बार सेल्स प्राइस कस्टमर बाय डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ प्राइस पे आए, ठीक है, मैंने प्राइस लिस्ट 1 लिया, और एफजी आइटम जो 1 है 1 पे नहीं डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टॉक डाल रखा है, तो प्राइस कैप्चर है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उससे 1 पे भी डाल सकते, 1 पे तो आया नहीं, यहाँ पे मैंने इसका 500 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 200 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 300, इसमें ये मैंने डाल दिया प्राइस लिस्ट 1, 3 आइटम का प्राइस, ठीक है। आप उसको डीटीडब्ल्यू से भी अपडेट करते हैं, उसी तरह से मैंने प्राइस लिस्ट 2 पे डाल दिया, ये 500 था तो इसको मांग में डाल दिया 200, इसको मैंने डाल दिया 300, ठीक है, और इसको डाल दिया मैंने 400। अब सपोज दैट यदि मुझे आप चाहें तो इस प्राइस लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप नाम रखेंगे वो, ठीक है। अब आप सपोज दैट सेल करने जा रहे हैं, FG1 और FG2 सेल करने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनाया, सेल्स ऑर्डर जैसे ही बनाने आऊंगा मैं कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मैंने ये कस्टमर सिलेक्ट किया और कौन सा दिया, FG1, ये देखिए ये हमारा 200 है, कहाँ से आया, ये आ रहा है यहाँ पे काउंटिंग में आइए, और यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस
तो ये तो ब्लैंकेट एग्रीमेंट से आ रहा है, ये एग्रीमेंट का प्राइस है, तो प्राइस लिस्ट फॉर्म सेटिंग में आया, यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखा प्राइस लिस्ट। एक सेकंड ये मुझे प्राइस लिस्ट चेंज करेंगे तो आप कहाँ पे आइए, सेल्स ऑर्डर पे गए, सेल्स ऑर्डर पे आने के बाद मैंने कस्टमर सेलेक्ट, ठीक है, कस्टमर सेलेक्ट किया के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करूँगा, अब आप देखेंगे कि आइटम देखते मैंने शायद 17 ये आइटम, अब ये देखिए इसका अभी प्राइस कुछ नहीं है, ठीक है, अब इसका प्राइस नहीं है, तो हमने क्या किया था, प्राइस लिस्ट 1 पे और प्राइस लिस्ट 2 पे इसका प्राइस हमने मेंटेन किया, तो हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट डाले तो एक नहीं हुआ क्या है, ये 70 अब प्राइस है, यहाँ पे हम डालते हैं इसमें मेंटेन का तो अपडेट नहीं किया, 17 पे डाल दिया 300, ठीक है, ये हमारा प्राइस लिस्ट 1। अब हम क्या करेंगे, प्राइस लिस्ट 1 पे 300 डाल दिया और हम डालते हैं प्राइस लिस्ट 2 पे 17 का प्राइस, तो डाल दिया हमने कितना, ये डाल दिया 5, तो ये हो गया 7। अब हम चलते हैं, अभी आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर पे कोई प्राइस, इसे क्लोज कर दीजिए, फिर से ओपन करेंगे, आप आएंगे आइटम मास्टर पे देखिए, जैसे ही मैंने प्राइस लिस्ट 1 लिया, यहाँ पे प्राइस आ, ठीक है, अब इसको आप अपडेट कर दीजिए आइटम मास्टर, जैसे ही आप यहाँ पे FG जो आपने वहां पे प्राइस डाला था प्राइस लिस्ट 1 पे, आप 17 को लिए, 17 पे ऑटोमेटिकली प्राइस लिस्ट का वैल्यू ये 300 उठा, ठीक है, जब आप प्राइस लिस्ट 2 लेंगे तो इसका प्राइस
500 उठा के लगा। ये देखिए जो मैंने अपडेट किया, अब 17 कहीं पे डाला था। हाँ हाँ 16 पे पड़ गया है। कोई अब अब जब मैंने आइटम मास्टर पे गया, यहाँ पे प्राइस लिस्ट 2 दिया, अपडेट करूंगा मुझे प्राइस आएंगे हाई। ठीक है, अब रही बात कि आपको दोनों में से कोई एक प्राइस को आप यहाँ पे एक प्राइस बाय डिफॉल्ट रखें, या तो प्राइस लिस्ट 1 या प्राइस लिस्ट 2। ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट 1 और 2 बाय डिफॉल्ट कहाँ से आएगा, आपको याद होगा हमने इनिशियल सेटिंग में रखा था जब हम एडमिनिस्ट्रेशन मोडिंग में गए थे, सिस्टम इंस्टॉलेशन में गए थे और जनरल सेटिंग में, तो यहाँ पे पूछा था कि आप प्राइस लिस्ट कौन सा बाय डिफॉल्ट रखें, तो वो प्राइस लिस्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ता था। आपको दिखाता हूँ इसमें प्राइस लिस्ट का। ये है यहाँ डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट फॉर द कस्टमर, डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट फॉर द वेंडर। तो कस्टमर के लिए तो हमने प्राइस लिस्ट 1 डिफॉल्ट कर रखा है और वेंडर के लिए हमने लास्ट परचेज प्राइस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसके प्राइस लिस्ट को 2 कर देंगे तो डिफॉल्ट आपका प्राइस लिस्ट 2 होगा। तो जो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे वो आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा, लेकिन मैनुअली आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब हम सेल्स ऑर्डर बनाते थे। अभी तक क्या था, जब मैंने आइटम 17 सेलेक्ट किया तो क्या हो रहा था, कोई भी प्राइस नहीं आया। जब मैंने प्राइस सर्टेन प्राइस हमने प्राइस लिस्ट 1 पे सेव कर दिया, तो अब क्या होगा, अब जब मैं कोई भी कस्टमर यहाँ पे लूंगा और जब मैं ऑर्डर बनाने जाऊंगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा प्राइस, हमें प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली ये प्राइस, ये देखिए अपने आप ये 300 लेके आ। अब किसी कारणवश हो सकता है कि आपको जो ये कस्टमर है, इस कस्टमर के अलावा किसी और कस्टमर को ये आइटम सेल करना है। सपोज दैट ये कस्टमर आपका 9 है, आप किसको सेल करना है, ठीक है, और आपका आइटम यही है, आप चाहते हैं कि प्राइस जो आया चाहिए 500 वाला आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस प्राइस को आप 2 कर दीजिए। ठीक है, और इसको ऐड, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब इसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, प्राइस लिस्ट 2 वाला ये आइटम, अभी डिफॉल्ट में 1 चल रहा है, 1 को आपको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसमें आपका प्राइस लिस्ट चेंज, अगर आप इसमें चेंज कर देंगे तो आएगा, यहाँ पे हिडन है, क्या पड़ेगा आने रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपको लगाना वो हट जाएगा, वहाँ पे मैंने अपडेट किया 1 से 2 किया, वो लिया नहीं, वो हट गया। अगर वो रहता तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका 500 अब ये प्राइस, लेकिन कोई नहीं, उसका भी सोल्यूशन है अपने पास, स्पेशल प्राइस। हम स्पेशल प्राइस को देंगे है कि कस्टमर पे है, कस्टमर किसमें नहीं आता, तो ये पेमेंट टर्म है ना, किसमें आता है, ये प्राइस लिस्ट, आप इसको कर दीजिए प्राइस लिस्ट 2। अब क्या होगा, जब आप कस्टमर को प्राइस लिस्ट 2 मेंटेन कर दिया, अब जब आप सेलेक्ट करेंगे इस कस्टमर को, तो सेल्स ऑर्डर जब बनाएंगे तो क्या आएगा, एक तो हो गया प्राइस लिस्ट 1 बाय डिफॉल्ट हो गया। अब आप जैसे ही सेल्स ऑर्डर बनाएंगे इस कस्टमर का 3009 का, इस पे मैंने मेंटेन कर दिया प्राइस लिस्ट 2, आप देखिएगा अपने आप आइटम का प्राइस क्या आएगा, प्राइस का आइटम का आएगा जो 2 पे हमने मेंटेन किया था 500, वो उठ जाएगा। यहाँ पे मैंने आइटम दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आइटम ले लिया 17, इसको मैंने चूज किया, अब देखिए ये प्राइस आ गया 5। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि यूजर को आप बॉन्ड कर सकते हैं, इस फील्ड को आप डिसेबल, उसको राइट नहीं दे सकते हैं,
जो आपका सेल्स हेड है वो एक बार आपका प्राइस लिस्ट बना देगा और सेव कर देगा, और उसी प्राइस से क्या होगा, मटेरियल सेल होगा। कोई यूजर चाहे तो उसको चेंज भी नहीं कर सकता है। आप क्या करेंगे, जनरल ऑथराइजेशन में जाएंगे और जो यूजर होगा उसको ये राइट्स हटा देंगे। जनरल ऑथराइजेशन कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जनरल ऑथराइजेशन यहाँ पे आप आए, जनरल ऑथराइजेशन में जो यूजर है उसको, जैसे कि मेरा आईडी है वो सुपर यूजर है, तो इसको तो सारे राइट्स होते हैं। प्रोफेशनल यूजर सुपर यूजर को, ठीक है, प्रोफेशनल यूजर सुपर यूजर में डिफरेंट होता है। देखिए सुपर यूजर होता है उसको ऑटोमेटिकली सारे राइट्स होते हैं, ये सारे स्क्रीन आपके डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन जो सुपर यूजर, जो आपका प्रोफेशनल यूजर होता है, उसके ये सब इनेबल रहेंगे। आप उसमें से उसको कुछ राइट दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो इंड यूजर होता है, 3 तरह के यूजर होते हैं। जो इंड यूजर होता है उसको लिमिटेड राइट्स होते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक वाला है, वो आपका कभी भी फाइनेंस का काम नहीं कर पाएगा, उसको राइट्स ही नहीं है। आप ऑथराइजेशन के थ्रू दे या ना दे, वो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैनेजर जो है, ये आपका क्या है, सुपर यूजर। तो देखिए ऑटोमेटिकली सब पे फुल ऑथराइजेशन। लेकिन यही मैं सपोर्ट यूजर पे गया तो भी फुल ऑथराइजेशन है। यहाँ पे अगर मैं कोई एक यूजर बना दूं और उसको मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे कि उसको राइट्स जब मैं देने जाऊंगा तो वहां पे इनेबल चीजें दिखाए। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक यूजर बना रहा हूँ, दूसरा यूजर बना लेता हूँ। ये सब सुपर यूजर है, देख रहे हैं। ये यहाँ पे जब आप चेक आउट कर देते तो सुपर, और उसमें क्या होता है, लाइसेंस। ये आप जैसे ही इसको बनाएंगे, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने अपडेट, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे आया, एक यूजर बनाता हूँ, सपोज कंट्रोल A किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD, ये मैंने यूजर बनाया, यूजर का नेम ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल में आ जाइए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, उसका एम्प्लॉय है या फिर ईमेल आईडी है, जो भी है XYZ, सारे डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये सारे डिटेल्स आप फिल करेंगे, मोबाइल नंबर ये XYZ, ठीक है। ब्रांच यहाँ पे साइन करेंगे, अगर मल्टीपल ब्रांच है तो आप यहाँ पे साइन करेंगे, अगर सिंगल तो ऑटोमेटिकली ऐसा, ये देखिए ये ब्रांच हमें इसको साइन करना पड़ेगा कि किस ब्रांच में ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके जितने भी ब्रांच होंगे सारे ब्रांच असाइन होंगे, तब असाइन करने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन करेंगे कि पासवर्ड क्या, जैसे 1 2 3 4 मैंने डाल दिए। यहाँ पे ये आपका यूजर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग यूजर बन गया। अब यूजर को हम पासवर्ड दे देंगे, आईडी दे देंगे, ठीक है। सर्विसेज में आके आप चेंज कुछ करना चाहते हैं, परफॉर्म डेटा चेक, ये सब चीजें, सेंड अलर्ट फॉर द एक्टिविटी, तो यही चीजें आप रहने दीजिएगा। जैसे एडिटिव चल रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मैंने पहले भी बताया जब इनिशियल से किया था। सो लाइसेंस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो लाइसेंस इंफॉर्मेशन आता है उसको दिखाना है तो रखिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए। ये चीजें करने का डिस्प्ले में अगर उसके स्क्रीन पे कुछ लगाना है तो यहाँ पे आप रखेंगे, उसको ऐड जैसे ही ऐड करेंगे आपका क्या हो जाएगा, यूजर बन गया। जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड और यूजर आईडी आप उसको दे देंगे, तब वो क्या करेगा, उसी आईडी से वो लॉगिन करेगा और वो पासवर्ड डालेगा। और जैसे ही पासवर्ड डालेगा उसको बोलेगा इंस्टेंटली आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए, वो पासवर्ड चेंज करेगा, फिर वो यूज करेगा। अब आते हैं हम लोग जनरल ऑथराइजेशन पे, एबीसीडी को हम क्या राइट्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एबीसीडी यूजर, अब यहाँ पे देखिए जनरल ऑथराइजेशन के अंदर ये सारे एक्टिव। अब सपोज दैट मुझे इस यूजर को सेल्स का राइट्स नहीं दे, तो मैं इसको लिख दूंगा नॉट ऑथराइज। अब ये यूजर क्या करेगा, इसको लाइसेंस रहेगा तो सेल्स में जाके कुछ नहीं काम कर पाएगा, सिर्फ देख पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। नो देख भी नहीं पाएगा। अगर रीड वन नहीं दूंगा तो वो पढ़ पाएगा, देख पाएगा। अगर मैं उसे नो ऑथराइजेशन दूंगा तो वो कुछ करेगा। तो इसी तरह से क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जाके हम यूजर को, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे मॉड्यूल्स हैं, किस चीज का राइट्स उसे देना है दे सकते हैं, किस चीज का नहीं राइट्स देना है हम नहीं दे सकते। जैसे कि अभी आपने देखा यूनिट प्राइस, मैंने यहाँ पे यूनिट प्राइस दिया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ, और प्राइस को अगर मैं इस यूजर को डिसेबल कर दूंगा तो ये देख तो पाएगा प्राइस लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट करते जाइए, जितने भी प्राइस के ऑप्शन होंगे वो सारे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस लिस्ट जितने भी हैं हमारे सारे आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट परचेज प्राइस आप यहाँ पे अगर नो ऑथराइजेशन कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी नो ऑथराइजेशन है। आइटम कॉस्ट में नो ऑथराइजेशन है, अगर आप उसको दे देंगे तो वो चेंज कर पाएगा, अगर आप इसको नहीं देते हैं तो वो चेंज नहीं। इस तरह से आप यूजर को स्पेशल प्राइस, जितने भी प्राइस है
सारे प्राइस के उसको राइट्स हटा दीजिए, तो क्या करेगा, वो आपका प्राइस चेंज नहीं कर पाएगा। जो हायर अथॉरिटी होगा वही सिर्फ उस प्राइस को मेंटेन कर पाएगा। जो हमारा इंड यूजर होगा वो आपका कोई भी चीज चेंज नहीं कर पाएगा। जो आपने प्राइस डिफाइन कर दिया वही प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे में नो ऑथराइजेशन है, मतलब कि इस यूजर को प्राइस चेंज करने का राइट्स नहीं है। बट ये यूजर क्या करेगा, सेल्स ऑर्डर बना सकता है। कैसे बनाएगा, जो प्राइस आपने मेंटेन कर रखा है कस्टमर पे उसी प्राइस पे वो ऑर्डर बनाएगा, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज होना होगा तो जब अप्रूवल के लिए जाएगा हायर अथॉरिटी के पास, वही चेंज करेगा, दूसरा कोई भी चेंज नहीं। तो यहाँ से अगर जिस फील्ड का आपको ऑथराइजेशन देना है, यहाँ पे आप फुल ऑथराइजेशन कर लेंगे तो वो उस पर काम कर पाएगा। अगर आप उसको ऑथराइजेशन नहीं देंगे तो वो उसको ओपन भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम उसको ऑथराइजेशन देते हैं और बैन करते हैं। जो भी ऑथराइजेशन आपको देना है यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, जो नहीं देना है उसको नो ऑथराइजेशन कर दीजिए, जो सिर्फ उसको रीड कराना है उसके लिए ओनली रीड कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग ऑथराइजेशन देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी आप सेल्स बनाएंगे ये प्राइस उसके लिए डिसेबल है। तो जैसा कि मैं अभी मैनेजर यूज कर रहा हूँ, सुपर यूजर है तो सुपर यूजर के पास सारे राइट्स होते हैं, इसीलिए मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जो इंड यूजर होगा, जो लॉजिस्टिक यूजर होगा, वो चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ वो क्या करेगा, यहाँ पे देख ओनली विजुअल होगा उसके लिए। वो कैसे होगा, अब मैं आपको मैनेजर आईडी पे करके बताता हूँ। क्योंकि मैनेजर आईडी ऑलरेडी सुपर यूजर है, उसको मैं अगर प्रोफेशनल मैनेजर को इसको मैं यहाँ से अपडेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया तो अब ये सुपर यूजर हो गया। यू कैन नॉट चेंज सुपर यूजर, तो मना कर रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोफेशनल यूजर होता दूसरा तो वो कर सकता था, तो मैं नहीं कर सकता। और इसमें एक ही आईडी है तो मैं इसको चेंज नहीं, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम में ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल यूजर है, किसी यूजर पे कुछ राइट्स दीजिए, कुछ राइट बता दीजिए, ठीक है, तो उसका कुछ रीड का राइट दे दीजिए, कुछ एक्सेस का राइट, और फिर उस आईडी से लॉगिन करके चेक कीजिए तो आपको ऑथराइजेशन का पता चल जाएगा। प्राइस लिस्ट में आप प्राइस लिस्ट पे जो प्राइस मार्किंग करेंगे कस्टमर से मैप कर दीजिए, वही प्राइस आपको जब भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो वो तो प्राइस लिस्ट मेंटेन करने का ये क्लियर है फिलहाल शर्मा जी? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक और आता है स्पेशल प्राइस। आपने जब प्राइस लिस्ट देखा, इसी में आपका आता है क्या, स्पेशल प्राइस। ये बहुत ही यूजफुल चीज है। तो अभी आपने देखा कि हमें एक कस्टमर के लिए पार्टिकुलर पूरे प्राइस लिस्ट को हम मैप कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है हम एक कस्टमर को 5 आइटम सेल कर रहे हैं, हम पूरे आइटम का प्राइस लिस्ट के साथ क्यों मैप करें, ठीक है। तो उस केस में आप स्पेशल प्राइस को यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, पार्टिकुलर कस्टमर के लिए पार्टिकुलर आइटम लीजिए और यहाँ पे आप उसका प्राइस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैंने कस्टमर लिया, ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर लिया, यहाँ पे आए प्राइस लिस्ट, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हमने ले रखा है तो ये ऑटोमेटिकली बना रहा है। अब यहाँ पे मैंने आइटम लिया, कोई आइटम उठा लिया मैंने, सपोज दैट ये प्रोटीन हो गया, इसको मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक प्राइस डिफाइन करूंगा, ये प्राइस लिस्ट है। अब सपोज दैट जो मैं बोला था कि बिजनेस पार्टनर पे जाके आप मैप कीजिए, वहां पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से कर सकते हैं, स्पेशल प्राइस में आइए और यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए। इस पे जो मैं यहाँ 17 देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहे, तो ऑलरेडी प्राइस मेंटेन है, तो मैं यहाँ पे आपको 17 के साथ कुछ चेंजेस दिखा दूँ। ये हो गया 7, ठीक है। अब रही बात प्राइस, तो इस पे 300 मेंटेन है, ठीक है, लेकिन मैं उसको 5% का डिस्काउंट भी देता हूँ। मेरा स्पेशल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर जो कस्टमर है, मेरा स्पेशल कस्टमर है, उसको मैं सर्टेन डिस्काउंट देता हूँ। तो वो चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, मैंने डिफाइन कर दिया कि 5% मैं डिस्काउंट देता हूँ। और देखिए उसका स्पेशल प्राइस क्या होगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 285 डिफाइन। तो ये आप जानेंगे और कोई यूजर नहीं जान पाएगा कि आपने क्या उसको डिस्काउंट दिया है, क्या नहीं दिया है। अब जब आप इस कस्टमर को सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली प्राइस लिस्ट 1 अगर आपका बाय डिफॉल्ट है तो कस्टमर पे है तो ऑटोमेटिकली यही प्राइस है। अगर आपने इसको प्राइस लिस्ट 2 देखा है तो फिर वो 500 देगा। तो स्पेशल प्राइस इसीलिए कहा गया है कि आप उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, आप अलग से उसके लिए प्राइस बना के आप मेंटेन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का, और उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस जो आपका सिनेरियो है उसको आप क्लियर। तो आप इसको जब ऐड कर देते हैं तो देखिए ये स्पेशल प्राइस यहाँ पे डिफाइंड है। ये अब मैं इसी कस्टमर को ये प्राइस आइटम जब सिलेक्ट करूंगा तो अब जो 300 आना चाहिए था, 300 के जगह क्या आएगा, 285। देखिए यहाँ पे मैं कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ सेल्स ऑर्डर पे,
ये मैंने सेल्स ऑर्डर लिया, यहाँ पे मैंने कस्टमर फी ले लिया। अब मैं आइटम जो लिया था आइटम था 17, तो मैंने आइटम 17 को ले लिया। 285 आ रहा है, ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया कि 5% इसको डिस्काउंट। अब ये कहाँ से आया? तो जहां पे आपने स्पेशल प्राइस डिफाइन किया उससे। आप अगर आपके राइट्स अगर आपने यूजर को नहीं दिया राइट्स तो क्या होगा? वो चेंज नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये 285 से ही मटेरियल आपका सेल हो। तो ये स्पेशल प्राइस का ये मोटिव है कि आपने जो एक्स्ट्रा प्राइस आपने डिफाइन किया वो प्राइस यहाँ पे अप्लीकेबल। ठीक है, उसी तरह जैसे आपने इसमें किया उसी तरह से वेक्टर बेसिस में भी होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। कोई आइटम इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आइटम डाल दीजिए, जो आइटम इसमें इंक्लूड करना है यहाँ से करिए। ठीक है, तो ये चीजें आप करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ जो डालेंगे जितने भी यहाँ आइटम होंगे सबके लिए अप्लीकेबल होगा। सपोज मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो अगर आप यहाँ पे 5% डाल देंगे डिस्काउंट तो सबके लिए 5% अप्लीकेबल। लेकिन लाइन वाइज डालेंगे तो उस पर्टिकुलर इसके लिए 5%, के लिए 3%, के लिए 4%, तो जितना आप डालेंगे उस हिसाब से आपका डिस्काउंट है। अब उसके बाद जो स्पेशल प्राइस में आता है और भी है, ये सब थोड़ा सा आप करेंगे, इसको गो थ्रू करेंगे तो आप क्लियर होते जाएंगे स्पेशल प्राइस में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी स्पेशल प्राइस आपको इसमें दिखाया बिजनेस पार्टनर के लिए, क्या जैसे क्या है, कॉपी स्पेशल प्राइस टू सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसमें बिजनेस पार्टनर में ओनली कस्टमर ही नहीं, आप वेंडर भी ले सकते हैं। ठीक है, कस्टमर के केस में बीपी कस्टमर बता रहा है, आप इसमें चाहे तो वेंडर, लेकिन यहाँ पे वेंडर को क्या होगा, वेंडर तो भाई मटेरियल में सेंड करेगा, वो अपने प्राइस पे सेंड करेगा, तो वेंडर के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? हम तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो मेनली कस्टमर ही चलेगा यहाँ पे वेंडर को, क्योंकि आज जो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं किससे कमा रहे हैं? कस्टमर से ले रहे हैं। अब वेंडर लेने को ले सकते हैं, बट वेंडर का मतलब ही नहीं, वेंडर का प्राइस करने का कोई मतलब, वेंडर को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है। वेंडर तो आप जो हमें मटेरियल आएगा वो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? वेंडर डिसाइड करेगा, हम तो नहीं डिसाइड करेंगे। हम जिसको सेल करेंगे उसके लिए हम डिसाइड। अब इसको देखते हैं क्या है, कॉपी स्पेशल प्राइस। अब यहाँ पे आप स्पेशल क्राइटेरिया के थ्रू आप प्राइस को डिफाइन करें। यहाँ पे आपने बीपी कोड ले लिया, जैसे कस्टमर लिया था उसी तरह से मैंने कस्टमर ले लिया। ठीक है, कस्टमर लेने के बाद यहाँ पे जो आइटम्स है उस आइटम, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर को मैंने अच्छा, और भी अगर इसमें बिजनेस पार्टनर लेना है, अगर सिंगल लेना है तो कर लीजिए, मल्टीपल लेना है तो। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑल कस्टमर ऑल वेंडर ओनली नो कस्टमर। ठीक है, बीपी कोड हो गया यहाँ पे, और उसके बाद ऑल कस्टमर हुआ तो इसकी जरूरत नहीं, इसको डालने की आपको जरूरत है। ठीक है, और ये भी डालने की जरूरत है, ऑल कस्टमर मतलब क्या, क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से आने के बाद आप क्या करेंगे, आइटम, आइटम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइटम में, यहाँ पे आइटम देने का मतलब है, यहाँ भी आइटम ग्रुप ऑल है तो आप सिर्फ निश्चित देंगे, क्योंकि हम आर एम कार्य में क्यों चाहिए। अब बोला है रिप्लेस ऑल आइटम, रिप्लेस आइटम, सेक्शन will change price from no matching report from price के बारे में replace only listing will change the price क्राइटेरिया हमारा ठीक चाहिए। तीन पे लिया था ना हमने स्पेशल प्राइस, एक्शन वाइज परफॉर्म कर, तो स्पेशल प्राइस का वापस चेंज रिप्लेस ओनली आइटम का स्पेशल प्राइस। आप मतलब कि स्पेशल प्राइस जो वहां आपने डिफाइन किया था इसमें, यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, हटा सकते। ठीक है, किस किस आइटम का हटाना है, यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस ओनली लिस्ट, मतलब जो आइटम पर आपने प्राइस प्राइस दे रखा है उसको आप यहाँ पे रिप्लेस। ठीक है, तो ये क्या है, डू नॉट रिप्लेस, यहाँ पे है रिप्लेस ऑल आइटम, जितने भी आइटम है सबका रिप्लेस। तो अगर आपको स्पेशल प्राइस हटाना है तो यहाँ से आप बल्क में सारे आइटम का आप
अपडेट स्पेशल प्राइस ग्लोबल, जैसे आपने वहां पे स्पेशल प्राइस 1/1 कस्टमर पे जाके किए, यहाँ पे आप बल्क में ही स्पेशल प्राइस डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑल कस्टमर है तो मैंने इसको यहाँ पे जेंडर नन कर दिया। यहाँ पे आप आइटम ग्रुप ले लीजिए, ऑल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो आपने सिर्फ डिस्काउंट क्या चेंज डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट की ऑफर करना है तो आप सारे डिफाइन कर सकते हैं। चेंज प्राइस, यहाँ पे प्राइस चेंज करना है तो कौन आइटम है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो जितने भी आइटम होंगे सारे के आपका जो क्राइटेरिया आप डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से चेंज करेंगे। ये बल्क में करने के लिए है, ये आपका मेन्यूअर में इसको आप कर सकते हैं। तो मेनली जो आपका यूज होना है इसमें ये प्राइस लिस्ट यूज होना है, ठीक है। और दूसरा क्या यूज होना है, स्पेशल प्राइस रिक्वेस्ट में अगर इंडिविजुअल कस्टमर वाइज करना है, ठीक। आपको एक चीज और बताऊं, कस्टमर पे भी अगर ऐसे कभी होता है तो कंट्रोल प्लस ओ को दबाएंगे तो ये आपका मेन्यू है। मेनू कभी कभी अगर यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया, हट गया, जीरो से हट गया, कंट्रोल प्लस ओ जीरो बटन को दबाएंगे तो आपका मेन्यू आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कस्टमर, अगर मैं कोई कस्टमर लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने बिजनेस पार्ट दिया, यहाँ पे कोई कस्टमर तो स्टार लगा है, हमारा कस्टमर कोई भी कस्टमर मैं ले लेता चाहता हूँ। यहाँ पे आपने कैटलॉग देखा था, कैटलॉग नंबर इसे देखा था आपने, ये स्पेशल प्राइस फॉर द बिजनेस पार्टनर यहाँ भी आता है। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये स्पेशल प्राइस जो है बिजनेस का, ये जो आपका कस्टमर है उसका स्पेशल प्राइस आप यहाँ जाके जो भी मेंटेन करेंगे वही आपका फर्दर आगे तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर के लिए आपने प्राइस सेव करके रख दिया और जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्राइस लेके आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम में जो सेव होगा वो प्राइस लेके। बट ये प्राइस आपको जो सेल्स का हेड होगा उसको प्री डिफाइंड करके अपने यूजर के लिए सेव करके उसमें रखना होगा, नहीं रखेगा तो फिर, ठीक है। तो इस प्राइस और स्पेशल प्राइस रखने से बेनिफिट ये होता है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कोई भी यूजर अपने लेवल पे चेंज नहीं करता। एक प्राइस जो हमने फिक्स कर दिया वो प्राइस फिक्स है, उसमें ना वो कोई चेंज कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है। जब भी हायर अथॉरिटी का अप्रूवल आएगा तो सेल्स का जो हेड होगा वो चेंज करे, वो अपने यूजर से चेंज कराएगा, फिर उसको अपना सेव कर देगा अपने आईडी के थ्रू, फिर वो क्या हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्राइस को यूज, बताइए इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर क्लियर है। अब एक टॉपिक मैं और आज लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। प्रोडक्शन में हमने आपको रिसोर्स का नहीं, ये रिसोर्स है, रिसोर्स मीन्स मैन पावर मशीन, ठीक है। मैन तो आपका सैलरी देके वो मेंटेन हो जाता है, लेकिन जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, जो मशीन यूज कर रहा है, सपोज दैट कोई आइटम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस है हमारा, कोई मटेरियल हम बना रहे हैं, उसके लिए हमारा लेथ मशीन यूज हो रहा है, हमारा सेपर मशीन यूज हो रहा है, उसके भी तो खर्चे आ रहे हैं। तो उसको कैसे हम बम का पार्ट बनाएंगे, उसमें जो खर्चे है उसको कैसे कैप्चर करेंगे, वो पार्ट मैं आपको बताने जा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, जैसे आप आइटम मास्टर बनाते हैं वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे आपको रिसोर्स मास्टर बना, ठीक है। अब मैं रिसोर्स मास्टर के लिए सबसे पहले रिसोर्स का कोड यूज करूंगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज दैट मैं कोई मशीन बना रहा हूँ तो मैं रिसोर्स के लिए यूज करता हूँ कोड RS0000, ठीक है। मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूँ लेथ मशीन। लेथ मशीन होता है मैकेनिकल मशीन होता है जो मटेरियल को कट आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सेपर ऊपर सब उसके चलते लेथ मशीन। अब यहाँ पे जैसे आपने आइटम मास्टर का फॉर एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे रिसोर्स टाइप है, ऑलरेडी यहाँ पे टाइप आप डिफाइन कर सकते डिफरेंट डिफरेंट, हमारा क्या मशीन है तो मैंने मशीन डिफाइन कर दिए। रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, रिसोर्स है यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, मशीन या फिर आप मैकेनिकल मशीन आप डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल एज पर जो भी आपको डिफाइन करना है उस हिसाब से आप मैंने अलग से ग्रुप बना, ठीक है।
अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, यूनिट मेजरमेंट क्या होगा हमारा, आवर में होगा इसका, इसको ठीक है। अब ये हमारा मशीन बन गया। अब आवर में है तो 0 0, यहाँ पे ये यूनिट पर टाइम पीरियड, मतलब यहाँ पे यूनिट रखना है आपको ताकि यूनिट में ये कैलकुलेट। अब यहाँ पे क्या होता है, इशू मेथड दो तरीके से होता है, या तो बैक पास होता है या फिर मैनुअल। मैनुअल जब होगा तो रिसोर्स को भी आपको इशू करना पड़ेगा, तो हम जनरली इसको क्या करते हैं, बैक प्लस में रखते हैं। रिसोर्स में अगर हमारी कैपेसिटी अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिसोर्स क्या है जाए, जहां रिक्वायर्ड होगा इशू हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर वो अगले डेट में ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड। ये क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया होगा, अभी आगे जब हम करेंगे तो बताते हैं। अब इस रिसोर्स की पर आवर की पार्टिकुलर कुछ कॉस्ट हो, ठीक है, टाइम पर रिसोर्स यूनिट को आप यहाँ पे जो आवर में डिफाइन कर दिए, ये हो गया आपका आवर, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड। अभी मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा मैं इसको आगे प्रोसीड कर लूँ इसको। सपोज दैट मैंने इसका डिफाइन कर दिया कि 200 रुपीज लगता है पर आवर का, मतलब 60 मिनट का कितना लगेगा, 200 रुपीज एक्सपेंस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इसकी हम कैपेसिटी देखते हैं, तो ये क्या है, वन वेयर हाउस, जनरल वेयर हाउस आ रहा है, ठीक है। तो वेयर हाउस के मतलब ही नहीं, क्योंकि हम जब बैक प्लस में कर रहे हैं तो ना मटेरियल को हमें इशू करना है नहीं करना है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं। अब हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में आके हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो ये रिसोर्स है, मशीन है, कब तक फैक्ट्री हमारा अगर 5 दिन यूज होता है तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगर सैटरडे संडे को भी यूज होता है तो सभी दिन हम डिफाइन करेंगे। अगर हमारा शिफ्ट 8 घंटे का होता है तो हम 8 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर मशीन 2 शिफ्ट में चलता है तो हम यहाँ 2 डालेंगे, ठीक है। अगर आपका मशीन 2 शिफ्ट, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे, अगर मशीन आपके पास एक ही लेथ मशीन 4 तरह के है तो आप यहाँ 4 डालेंगे, अगर एक है तो 1 है, ठीक है। अब आगे वाला फैक्टर में कुछ नहीं डालना तो यहाँ पे हम 1 ही मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस मशीन की कैपेसिटी कितनी हो गई, 16 आवर हो गई पर डे। ये हो गया 8, ये हो गया आपका 2 शिफ्ट में 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है। मतलब कि इसके पर डे की कैपेसिटी कितनी होगी, 16 आवर की इसकी कैपेसिटी, ठीक है। अब उसी तरह से मैं ट्यूजडे डिफाइन करूंगा, थर्सडे फ्राइडे एवरी डे, जितना दिन हमारा यूज होता है हम उसको यहाँ पे डिफाइन। अगर किसी दिन हमारा मशीन शटडाउन हो जाएगा रनिंग करते हुए तो उस दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डिफाइन करूंगा कि इसकी पर डे की कैपेसिटी कितनी, जिसको हम यूटिलाइज कर सके मशीन, ठीक है। ये पहले मैं यहाँ पे डिफाइन, मतलब कि एक दिन में आप इस मशीन को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, 16 आवर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी जो हो जाएगी इस मशीन की कितनी हो गई, 16 आवर। अगर एक आइटम को बनाने में उसको 5 मिनट लगता है तो 16 आवर मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 5, तो उतने आइटम आप इस मशीन से बना सकते, ठीक है, पर डे। ये इसकी कैपेसिटी डिफाइंड हो गई कि ये मशीन एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकती, ठीक है। तो अगर सैटरडे तक चलता है तो हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऐड, तो हमारा क्या ऐड हो गया, हमारा रिसोर्स मास्टर करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज में आप कुछ प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं, ये मशीन किस तरह से आइटम मास्टर बताओ, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं कर सकते हैं, कुछ रिमार्क लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते, ठीक है। अब बताइए आपका क्या था क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था, बेसिकली ये जो रिसोर्स मास्टर डाटा है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में राउटिंग भी कह सकते हैं। नहीं राउटिंग नहीं, इसके बाद इसके साथ कनेक्ट होगी। राउटिंग अलग है। राउट में रूट स्टेज जो हम बनाते हैं हम, उसमें हम स्टेज डिफाइन करते हैं कि हमारा एक ही आइटम बन रहा है। सपोज दैट मेटेलिक पाइप है, उसको काट करके हम कुछ दूसरा बना रहे हैं, तो कटिंग भी हो रहा है, चैम्फरिंग भी हो रहा है, सरफेस फिनिशिंग भी हो रहा है। तो राउटिंग में क्या करेंगे, जितने भी स्टेज हो रहा है एक ही बम बनेगा, लेकिन आप स्टेज डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा कटिंग, सेकंड स्टेज उसमें कुछ आइटम यूज हुआ, कट हुआ, फिर उसके बाद चैम्फरिंग में चला गया तो चैम्फरिंग डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद आपका सरफेस फिनिशिंग हुआ, तो वो राउटिंग अलग चीज है, उसमें टेक्स्ट वगैरह। ये जो आपका रिसोर्स है, एक तरह से आप समझिए आइटम मास्टर, जो आप मशीन यूज कर रहे हैं, कितना देर आपने, सपोज दैट कि एक आइटम को बनाने में 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इस रिसोर्स को आपको अब 1 घंटे का 60 मिनट का 200 रुपीज लग रहा है इस मशीन के लिए, तो 5 मिनट का हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितना लगेगा। तो हम 5 मिनट का कॉस्ट जैसे ही हम उसमें डालेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, 5 मिनट का जो कॉस्ट होगा इस रिसोर्स का, वो आपका जो प्रोडक्शन एफजी आइटम होगा इस रिसोर्स को यूज करने पे उस पर कैप्चर कर। अभी प्रोडक्शन चलाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, देखिए कैसे होगा।
सर एक छोटा सा सवाल था, ये जो भी आपने एग्जांपल दी है 5 मिनट वाली, मीन 16 आवर्स ये मशीन चलेगी, तो मल्टीप्लाई बाय हम 60 कर लेंगे, 960 हो जाएगा। नहीं 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 एग्जांपल ले रहे हैं हम। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी कैपेसिटी मैंने यहाँ पे डिफाइन, इतना पर मैंने जी डिफाइन जी। किया था यहाँ पे प्लानिंग, ये प्लानिंग में मैंने डिफाइन किया कि एक दिन में जो ये चलता है 8 घंटे, एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट चल रहा है, तो पर डे की कैपेसिटी क्या होगी, 16 आवर हो। ठीक है, अगर ये मशीन हमारा 5 मिनट में कोई आइटम बना रहा है, कोई एफ जी, जैसे कि FG001 बना रहा है 5 मिनट में, ठीक है, तो पर डे में उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 16 × 16 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60। तो 16 × 60, तो इसकी टोटल कैपेसिटी या कितनी होगी पर डे की, पर डे की जो कैपेसिटी होगी कैलकुलेट होगी, पर डे की कैपेसिटी इसकी जो हो जाएगी, एक दिन की कैपेसिटी है, अगर 5 मिनट में कोई आइटम बन रहा है तो इसका हो गया 16 × 60 मतलब मिनट, कितना मिनट इसके पास है, 960 मिनट है। ठीक है, एक दिन में। अब 5 मिनट में कोई आइटम बनता है, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, एक दिन का कैपेसिटी हो गया 192 पीस ये बनाता है। अगर ये 192 पीस बनाता है, ठीक है, तो कितना कॉस्ट है, 1 घंटे उसको चलाने में 200 रुपए खर्च होता है, और ये पर डे कितना चल रहा है, 16 आवर चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हम निकालेंगे आइटम, एक आइटम को बनाने में 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, और 1 घंटे का कितना 200 रुपए कॉस्ट है, तो 200 डिवाइडेड बाई व्हाट, 200 डिवाइडेड बाई 60, हाँ, तो 1 घंटे का, यानी कि 2 घंटा है, तो 60 मिनट का क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू व्हाट, 1 मिनट में इतना खर्चा लगता है। अब 5 मिनट में आपका एक आइटम बन रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स एक आइटम को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 16.6666 से आप 7 तक चले जाइए। मतलब ये जो आपने आरएम जब कंज्यूम करेंगे एक एफटी को बनाने के लिए, तो जो आरएम का कॉस्ट होगा उसके साथ साथ ये मशीन का जो कॉस्ट है वो भी उस पर कैप्चर, ऑक्स पेन पे। अब ये मैं प्रोडक्शन चलाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, एक बार मुझे कर लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन में ले लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। अब आएंगे रिसोर्स कैपेसिटी पे, यहाँ जो मैंने कैपेसिटी डिफाइन किया है उसको डेली इंटरनल कैपेसिटी यहाँ पे अपडेट कर, ठीक है, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे ले लिया मंडे ट्यूजडे, और यहाँ पे अपडेट, तो जो हमने कैपेसिटी डिफाइन कर रखा था वो हमारा ये देखिए यहाँ पे डिफाइंड हो गया कि 17 तारीख को इतना, 18 तारीख को इतना, 19 तारीख को इतना, और जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी कैलेंडर में सैटरडे संडे ऑफ ले रखा है, तो इसीलिए 2 दिन ये रेड कर दिया कि सैटरडे संडे को कोई भी मशीन यूज नहीं होगा, क्योंकि तो आपके कैलेंडर में लगा हुआ है सैटरडे संडे हमारा ऑफ। अगर आपने सैटरडे वर्किंग कर देंगे तो फिर ये रेड जो आ रहा है रेड नहीं आएगा, तो एवरी सैटरडे संडे को देखिए ब्लैंक, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसने रिसोर्स को कैलकुलेट कर। अभी आप कहेंगे कम्युलेटिव दिखाया, तो ये कम्युलेटिव कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा, फर्स्ट डे 16 फिर उसके बाद उसमें 16 ऐड होता चला जाएगा, तो इस तरह से ये आगे दिखाएगा, तो ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, सेट डेली इंटरनल कैपेसिटी, अगर आप इंटरनल कैपेसिटी अभी अपडेट कर दिया था, इससे दिखा देता हूँ, ये इसका इंटरनल कैपेसिटी, यहाँ पे देखिए सैटरडे संडे छूटा हुआ इसलिए रेट आ रहा है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका जो, अगर सैटरडे संडे भी ले लेंगे तो वो भी आपका कैपेसिटी काउंट होगा। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, आपको दिखाते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होता है, नहीं, उससे पहले हमें थोड़ा सा जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन कुछ करना पड़ेगा, रिसोर्स का डिफाइन करना पड़ेगा, वो देखिए है, यहाँ पे देखिए रिसोर्स में यहाँ पे कुछ भी डिफाइन, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप दे रहे हैं उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि किस जीएल अकाउंट पे ये मेंटेन है। यहाँ पे हमने डाल दिया रिसोर्स कॉस्ट, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हमें बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रिसोर्स कॉस्ट, ये आपका एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि रिसोर्स कॉस्ट में खर्च जनरल एक्सपेंस,
रिसोर्स WIP, तो मैं यहाँ पे WIP जो पहले से बना हुआ है ये जो अब आते हैं प्रोडक्शन में आए। प्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। तो अभी तक जो हमने बनाया था सिर्फ यहाँ पे FP आइटम के साथ SFG और RM को हमने मैप किया। बनाने के लिए छोटा वाला लेता हूँ, ये वाला। अब क्या है, इस आइटम को बनाने में ये RM तो कंज्यूम होता ही होता है, साथ में क्या होता है, एक रिसोर्स भी लगता है जो हमने रिसोर्स बना। ठीक है, तो वो रिसोर्स कैसे आएगा, यहाँ पे आप आएंगे आइटम की जगह पे इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए रिसोर्स है, यहाँ पे आपने रिसोर्स लिया, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो जो आपने रिसोर्स कोड बनाते हैं लेथ मशीन। अब रही बात कि ये पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है। देखिए 1 आवर तो लगेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 10 मिनट। अब 10 मिनट को हमें आवर में डिफाइन करना पड़ेगा, तो 1 आवर में 60 मिनट होते या 5 मिनट लगते हैं, जो हम अभी तक एग्जाम्पल ले रहे थे। तो 5 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तभी वो आवर में कन्वर्ट होगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 60 आप करेंगे तो कैलकुलेटर में देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 60, और यहाँ पे हम फ्रैक्शन निकाल के तब डाल, क्योंकि आपका सिस्टम क्या ले रहा है, यूनिट जो ले रहा है आवर में ले रहा है, मिनट में नहीं ले रहा है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि मेरा मिनट में कंजम्पशन हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है। हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 60, तो ये इतना आवर निकल जाएगा। इतना आवर एक आइटम को बनाने में लग रहा है, कितना 0.083, मैं 0.084 डाल रहा हूँ यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 0.084 आवर्स लग रहा है इस आइटम को बनाने। अभी आप देखिए मैंने 4 डाला तो 4 हट गया, क्यों लिया, क्योंकि इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक चल रहा है, इसीलिए ये हट गया। अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेस कर दूंगा तो ये फिर आपका 4 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बार अगर आपने डेसिमल प्लेस बढ़ा दिया तो घटा नहीं सकते हैं, आगे की ओर बढ़ता है। तो 0.08 आवर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने बताया कि प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है आपका इसका कितना है, 200 रुपीज है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितना रिसोर्स का लगेगा, 16 रुपीज। यही मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि इस आइटम को, एक आइटम को बनाने में रिसोर्स का कॉस्ट 16 रुपीज लग रहा है। एज वेल एज ये जो RM मटेरियल है उसका कॉस्ट लगेगा। अब RM का कॉस्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो RM का इसके जो प्राइस लिस्ट पड़ा होगा या फिर इसका स्टॉक नहीं होगा, इसके वजह से जैसे ही आप स्टॉक लेंगे तो लास्ट परचेज ये स्टॉक है पड़ा हुआ, तो जब आप प्रोडक्शन चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका उठा के ये कॉस्ट लेके आएगा 189.7। ठीक है, तो 187.9 अब प्लस 16 लगेगा टोटल इस आइटम को बनाने। तो पहले मैं इस बॉम्ब को अपडेट कर देता हूँ, फिर आपको चला के दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं लास्ट परचेज प्राइस ले लूंगा, ये जो आपका RM का कॉस्ट है ये उसकी जैसे ही लिया, ये आपका RM का कॉस्ट अभी दिखा नहीं रहा, ये देखिए यहाँ आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, देखिए 187.9 ये RM का कॉस्ट लगा, लेकिन ये 16 रुपीज भी उसमें ऐड होगा। तो जब आप चलाएंगे तो ये प्राइस अपने आप ठीक है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसका प्रोडक्शन प्लान करता हूँ, चला के आपको दिखाता हूँ क्या इससे बेनिफिट है रिसोर्स मेंटेन करने का। अब इसको मैंने लिया, अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आइटम डाल दिया। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे रिसोर्स, अब सपोज दैट आप यहाँ पे 100 पीस बनाना चाह रहे हैं, 10 पीस आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। आपने जैसे ही 10 पीस किया, यहाँ पे देखिए एक आइटम को बनाने के लिए लग रहा है, ये क्या करेगा, 10 पीस आपने का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.8 आवर उसको लग रहा है 10 पीस को बनने। ये 10 RM मटेरियल को चाहिए। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन प्लान। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने का इसको रिलीज कर देंगे। रिलीज किया, अब इसको आपने अपडेट कर दिया, ये आपका अपडेट रिलीज हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप जाएंगे इशू फॉर द प्रोडक्शन। अब इशू फॉर द प्रोडक्शन में ओनली RM मटेरियल आप इशू करेंगे। अगर आपने रिसोर्स को यहाँ पे मैनुअल में रखते हैं तो यहाँ पे आपका रिसोर्स भी आता, लेकिन अभी क्या है, हमने उसको बैक फर्स्ट में रखा है, तो हमारी कैपेसिटी है 16 आवर का पर डे का, ओनली 0.08 आवर चाहिए तो इजीली हमें मिल जाएगा। इसीलिए ऑटोमेटिकली हमारा रिसोर्स इशू हो जाएगा, हमें इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको बैक प्लस में मेंटेन। ठीक है, आप रॉ मटेरियल को भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी रॉ मटेरियल को हमें मैनुअल में बैक प्लस में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई मटेरियल डैमेज होगा तो रिटर्न भी होगा, तो मैनुअल प्रोसेस होगा। लेकिन रिसोर्स में तो कोई मैनुअल प्रोसेस है नहीं, आपका मशीन है तो यूज होगा ही होगा, तो उसको आप बैक प्लस में रख सकते हैं। आप चाहे तो मैनुअल भी रख सकते हैं, बट जनरली बैक प्लस में रख।
अब इस आइटम को मैं इश्यू करूंगा तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि स्टॉक के पास क्या है 1200 है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करूंगा ये मटेरियल हमारा एक आइटम जो 10 आइटम रिक्वायर्ड था एफजी बनाने के लिए 10 आइटम यहाँ से हमारा इशू हो जाए। जो प्रोडक्शन साइकिल आपने चलाया है सेम वही साइकिल। अब मैंने इसको इशू कर दिया। अब इशू करने के बाद आप देखेंगे, अब आइए जरा सा आपको मैं समरी बताता हूँ तो आपको क्लियरिटी आएगी तो रिसोर्स से क्या दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए अभी आपका आइटम ये है और ये आपका बन के आने, ठीक है। रिसोर्स का कोई भी आपका कॉस्ट नहीं है। अब जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे रिसीव करने जाऊंगा तब आपका रिसोर्स का, अब रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन जब मैं करूंगा यहाँ पे, तब देखिए यहाँ पे आया प्रोडक्शन ऑर्डर पे आया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर पे आने के बाद ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बना था आज का, तो मैंने चेकआउट किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा यहाँ पे कॉस्ट कितना रहती है, अब इसकी जनरल एंट्री आपका फ्लेक्सिबल आइटम होगा तो अच्छा मल्टीपल जनरल एंट्री। देखिए आपके दो जनरल एंट्री है, एक तो आया कि वर्क इन प्रोग्रेस WIP से हमारा जो एफजी आइटम जो आ रहा है निकल के, वो उसको सर पैकिंग मटेरियल से हमने मैप कर रखा है। पैकिंग मटेरियल नहीं बल्कि एफजी स्टॉक आइटम होना चाहिए था। तो जो आइटम हमने बनाया है उसका स्टॉक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, WIP आपका डेबिट हो रहा है। अब दूसरा जरा सा देखते हैं जो रिसोर्स वाला है, 160 रुपीज का हमारा रिसोर्स जो है, रिसोर्स अकाउंट जहां से रिसोर्स आया, कहां से रिसोर्स आपने कहां पे गया, WIP में गया, वो कंज्यूम हुआ WIP में, तो 160 रुपीज का क्या हो गया आपका मशीन कंज्यूम हो, 160 रुपीज का मशीन कंज्यूम हुआ एंड 189 समथिंग का आपका RM कंज्यूम हुआ। दोनों को मिला के जो कॉस्ट आया वो 200 समथिंग आपका एफजी का प्रोडक्ट हुआ। अब जरा सा देखिए इसको जैसे मैं ऐड करूंगा, अभी तक आपको समरी में रिसोर्स का कॉस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे मैं इसको ऐड करूंगा उसमें एक कॉस्ट 203 का आया है ये, ठीक है, जिसमें कि 16 रुपीज ए पर आइटम आपका रिसोर्स है और 187.90 क्या आपका RM का है। दोनों को जोड़ेंगे तो 203 पॉइंट समथिंग जो आपको दिखा रहा है वही आएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन में आइए, यहाँ पे आप जब समरी में देखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए ये आपका RM मटेरियल जो इश्यू किया था 10 आइटम, उसका टोटल कॉस्ट है, मैंने बताया था 187.896 का एक RM मटेरियल का कॉस्ट, तो 10 आपने इश्यू किया तो 10 आ गए, ठीक है। उसके साथ में आपने रिसोर्स जो रिसोर्स इश्यू किया है, रिसोर्स की जो जरूरत पड़ेगी एक आइटम को बनाने के लिए आपको 0.08 मिनट रिक्वायर्ड था, अब क्या आवर रिक्वायर्ड था, अब आपको कितना रिक्वायर्ड है 0.8 आवर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके अगर आप देखना चाहते हैं क्या कॉस्ट है तो यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे तो अभी आपने जनरल एंट्री देखा था कि आपको ये रिसोर्स का जो कॉस्ट आ रहा था वो देखिए एक्चुअल प्रोडक्ट यहाँ है, टोटल वेरिएंस आपका कितना जा रहा है 160 जा रहा है। कहाँ से आया ये रिसोर्स कॉस्ट इसमें इम्पैक्ट आना चाहिए, आया नहीं है, उसको मैं जरा सा रिप्लेस कर, ये देखिए ये रिसोर्स कॉस्ट 160 का आपका रिसोर्स कॉस्ट है, इतना का आपका RM मटेरियल, दोनों को जोड़ दीजिए तो इस कॉस्ट का आपका क्या रहा है FG आएगा 2038 पॉइंट, मतलब 100 अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो पर आइटम कितना आएगा 203.896। तो ये जो कॉस्ट अभी आया कहां से है, रिसोर्स की वजह से। अभी तक तो हमने प्रोडक्शन चलाया था, सिर्फ ये RM कंज्यूम होता था और इसी कॉस्ट से हमारा ये आइटम बन के आ जाता था FG आइटम, लेकिन जैसे ही मैंने रिसोर्स को यहाँ कंज्यूम कराया तो क्या हुआ, रिसोर्स का भी कॉस्ट इसमें कंज्यूम हो गया और ये अब ये जो होगा रिसोर्स ये आपका बन के कितने का आएगा इतना, तो ये कॉस्ट का पार्ट हो गया, मतलब रिसोर्स का भी कॉस्ट आपका कॉस्ट का पार्ट होगा अगर इस आइटम को आप सेल करेंगे तो, ठीक है। अब जिसको जैसे अब ये बन गया, अब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर आप मैन पावर मशीन रिसोर्स कॉस्ट को प्रोडक्शन में कैप्चर करना है कि पर आइटम मेरा ये कंज्यूम हो रहा है, तो मैंने अगर 10,000 पीस पर डे बना रहा हूं तो कितना हमारा बन रहा है जो हमारा कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप या तो मैन हो या मशीन हो उसी रिसोर्स में जाएंगे। अगर मैन है तो आप इम्प्लाई कोड उसमें बना के आप यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए कि हमारे 10 इम्प्लाई यूज हो रहे हैं, ठीक है, और या 20 इम्प्लाई यूज हो रहे हैं, वर्कर यूज हो रहे हैं, उस पर आप पर डे कितना खर्चा, 8 घंटे का अगर शिफ्ट है कितना खर्चा करते हैं तो एक आवर के लिए कितना हो जाएगा, और फिर एक आवर जब निकल जाएगा तो 0.08 आवर के लिए आपका मैन का भी कैप्चर हो जाएगा इसका। लेकिन क्या है कि आप सैलरी और वेजेस जो देते हैं वो मंथली में, आप मंथली बेस पे आप ऑलरेडी एक्सपेंस करते हैं, वो आपका GL का पार्ट होता है एक्सपेंस का, तो आपको मैन
उसके लिए आपको कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन रहा है। लेकिन रिसोर्स कितना यूज कर रहे हैं, अगर आप रिसोर्स का भी कॉस्ट, रिसोर्स के कॉस्ट कहने का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होता है। जो मशीन आपने 20 लाख का खरीदा है वो डेप्रिसिएट हो रहा है, तो उसकी भी तो कॉस्ट घट रही है, उसका भी तो कॉस्ट इस पे कैप्चर होना चाहिए, कॉस्ट में आना चाहिए। मैंने एक लेथ मशीन खरीदा, 5 साल के बाद वो स्क्रैप बन जाएगा, 20 लाख का मैंने खरीदा था, तो पर लाख क्या हो रहा है, 4 लाख रुपया उसका डेप्रिसिएट हो रहा है। तो वो 4 लाख रुपया भी तो हमारा निकलना चाहिए, कहाँ गया, तो इन आइटम को बनाने में जो कैप्चर हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स का कॉस्ट जरूर कैप्चर करना चाहिए। इस रिसोर्स कॉस्ट में आपका मशीन का भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, प्लस उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो कॉस्ट है, ठीक है, या फिर उसके मेंटेनेंस में जो कॉस्ट होते हैं वो भी कॉस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अलग जीएल बना के एक्सपेंस का पार्ट बना रखें तो इलेक्ट्रिसिटी मत लीजिए, ओनली डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस कॉस्ट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक्चुअल जो आपके एक्सपेंसेस है वो कैप्चर होके आएगा कॉस्ट पे, और तब आपका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकले। क्लियर? शर्मा जी? जी हाँ, सर। क्लियर हुआ? हाँ काफी देर हुआ सर। सही है ना ये कंसेप्ट? हाँ जी हाँ जी। तो इसको करने से आपका ये फायदा होगा कि जितने मशीन अगर यूज कर रहे हैं वो आपका सारे रिसोर्स के कॉस्ट इस पे कैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि मटेरियल जो हम डेप्रिशिएट करा रहे हैं, ठीक है, उसका भी वैल्यू आपके कॉस्ट पे कैप्चर। हाँ बिलाल बताइए। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था, अभी जैसे हमने रिसोर्स डिफाइन किया मशीन, रिसोर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारी मशीन आ सकती है, हमारी लेबर भी आ सकती है। हम जरूर, लेबर की भी, लेबर हमें जो लेबर को, ऑब्वियसली सॉरी, लेबर भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेबर भी जो वर्कर है हमारा उसको भी कर सकते हैं, हाँ लेबर भी कर सकते हैं। मशीन हो गए आपके, जी, मैन पावर, देखिए रिसोर्स जो होते हैं 3 तरह के, मैन पावर मशीन, ठीक है, दीज आर द 3 रिसोर्सेज, मैन पावर मशीन। इन मैन मीन्स वर्कर, ठीक है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जो आप रिसोर्स चलाने के लिए जो पावर यूज कर रहे हैं दैट इज द पावर, ठीक है, और मशीन जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज द मशीन। ये 3 तरह के रिसोर्स होते हैं। ओके सर। सर मैं एक ये बात पूछना चाह रहा था, हम सैप बिजनेस वन के अंदर भी राउटिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आप जो अच्छा, बम तो उसके डिफाइन ऊपर करते हमारा हैं, सेशन होगा? आप अभी मैं बता देता हूँ, उसमें कोई ऐसा है नहीं, आप थोड़ा आरएनडी कीजिए, अभी लीजिए मैं बता देता हूँ। रूट स्टेज होता है, राउटिंग नहीं होता, रूट स्टेज होता है। सपोज दैट ये आपका बम, अभी मैंने ये बम बनाया था, ये है ना, ठीक है। अब इसमें क्या जी है जी। कि ये जो मटेरियल बनता है हमारा 3 स्टेज में बनता है, ठीक है। तो मैं क्या जी करता हूँ यहाँ पे, अब फर्स्ट स्टेज जब ये चला, यहाँ पे मैं एक और स्टेज डिफाइन करूंगा, स्टेज डाल दिया, ठीक है, जैसे देखिए रूट स्टेज, ये मैंने रूट स्टेज डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रूट स्टेज पहले से डिफाइन कर लूंगा यहाँ पे, और उसको मैं यहाँ पे मार्क, सपोज दैट मैंने इसको डिफाइन कर दिया कट, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये कटिंग आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कटिंग के बाद चैम्फरिंग, ठीक है। तो दूसरा स्टेज हमारा चैम्फरिंग हो जाएगा, फिर तीसरा मैं यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग। तो अगर आपका प्रोडक्शन 3 स्टेज में चल रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपको एक तो चलता है मल्टी स्टेज बम, मतलब कि 3 स्टेज में है तो 3 बम हम बनाएंगे, ठीक है, जो हमने आपको एसएफजी करके बनाया है, कि पहले क्या होगा, कटिंग का एसएफजी बनेगा, फिर उसके बाद वो चैम्फरिंग पे जाएगा, तो एसएफजी 1 बना, फिर उसके बाद एसएफजी 2 बना, फिर आपका फाइनल जो आएगा सरफेस फिनिशिंग से एफजी आइटम निकलेगा। लेकिन आपको एक आइटम को बनाने के लिए कितने बम बनाने पड़े, 3 बम बनाने पड़े। पहले कटिंग का बम बनाएंगे, फिर चैम्परिंग का बम बनाएंगे, फिर आप सरफेस फिनिशिंग का बम बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पे रूट स्टेज बम बनाया तो एक ही आपके बम में तीनों बन जाएगा। अब मैं आपको बना के कंट्रोल ए, आपको अलग अलग स्टेज बनाने के, जो हमने अभी जो आप देख रहे हैं एसएफजी करा था, फिर उसके बाद हमने एफजी करा, आरएन से हमने एसएफजी बनाया, फिर एसएफजी से हमने क्या किया, एफजी बनाया, उसको कंज्यूम करके। तो अगर आप ये चलाएंगे, रूट स्टेज चलाएंगे, तो आपको मल्टी स्टेज बम बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका वो एक ही स्टेज में तीनों स्टेज कैप्चर हुआ। कैसे वो देखो, सपोज दैट मैंने मान लिया कि F10 है, इसका मैं बम बना, ठीक है, इसका नहीं बना हुआ इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले रूट स्टेज लिया यहाँ पे,
और डिफाइन कर दिया कि पहला जो स्टेज है मेरा क्या है, कटिंग। ठीक है, इस कटिंग में जो मटेरियल लग रहा है उसको मैंने डिफाइन कर दिया। ये मेरा मटेरियल है RM001। ठीक है, इसके स्टॉक है या मैं यही ले RM001 लग रहा है। ठीक है, एक पीस। उसके बाद मैंने एक रिसोर्स डिफाइन कर दिया इसमें, इसको बनाने के लिए कटिंग मशीन लग रहा है। तो यहाँ पे आपका रिसोर्स लेथ मशीन है, ये मैं मान लेता हूँ यही हमारा कटिंग मशीन है। और इसको जो टाइम लगता है ये मैंने डिफाइन कर दिया, 0 आवर इसको लग रहा है एक को बनाने। सॉरी, कुछ भी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने डिफाइन। क्लियर। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, यहाँ पे अगर सपोज दैट आप यहाँ पे कुछ और चीज मेंशन करना चाहते हैं, इसी तरह से आपने आरएम मटेरियल ले लिया, ये ले, अब यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहते हैं कि सपोज दैट कुछ आपको मेंशन करना इस बॉम्ब में कि कटिंग के बाद हम जॉब वर्क के लिए भेजते, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मटेरियल टू बी सेंड टू थर्ड पार्टी। ये बताएगा कि यहाँ इस स्टेज के बाद मटेरियल कहाँ जाएगा, थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये या कोई भी चीज इंफॉर्मेशन, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सर्टेन कूलिंग आप करेंगे या फिर कुंचिंग करेंगे, कोई एक प्रोसेस आप कोई ऐसा टेक्स्ट डालना चाहते हैं जिससे यूजर को पता चले, इंफॉर्मेशन मिल जाए यहाँ पे कुछ काम करना है या क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं टेक्स्ट का। फिर आप उसके बाद जब आप स्टेज आएगा फिर आप रूट स्टेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेज क्या था हमारा, कटिंग के बाद चैम्परिंग, तो मैंने यहाँ पे चैम्परिंग। ठीक है, अब चैम्परिंग में क्या होगा, यही जो पीस कट के आएगा उसका चैम्परिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो कोई मटेरियल रॉ मटेरियल तो यही चलेगा, सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे और रिसोर्स में क्या आ जाएगा कि चैम्परिंग मशीन होगा, जो हमने अभी नहीं बनाया है उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम चैम्परिंग मशीन को, मैं अभी इसी को समझता हूँ, लेट को ही मैं हिसाब से बना देता हूँ। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या है राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको करता हूँ RS0002 और इसको मैंने कर दिया चैम्परिंग। तो अब ये आपका क्या हो गया, लेथ मशीन की जगह पे मैंने यहाँ पे चैम्परिंग मशीन। ठीक है, तो आपका देखिए दूसरा स्टेज भी डिफाइंड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेज आएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे चैम्परिंग हो गया, अब यहाँ पे फिर रूट स्टेज आप ले लेंगे और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सरफेस फिनिशिंग। तो एक ही बम में आपका क्या हो गया, तीनों स्टेज डिफाइंड हो गए। और अब जब प्रोडक्शन चलाएंगे तो एक ही बार में चलेगा, आपको बार बार एसएफजी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिसोर्स ले लेंगे, कौन सा लेंगे, जो सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज होगा, कौन सा यूज होगा, लेथ मशीन यूज होगा। तो फिर से मैं लेथ मशीन सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे इसका आवर डिफाइन कर लूंगा, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 0.05। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी एक्चुअल लगेगा वो मैं तो इसे वर्चुअल डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा 0. ठीक है, अब इस तरह से जब डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर आप मल्टी स्टेज बनाते तो एक बम इसके लिए बनता, फिर दूसरा बम इसके लिए बनता, फिर तीसरा बम इसके लिए बनता। अब यहाँ पे RS001 के साथ क्या होता, SFG1 होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ से तो SFG निकलता, यहाँ पे SFG2 होता, तब जाके आपका फाइनल बनता। लेकिन एक ही बम में क्या हो गया, आपका सारे स्टेज कैप्चर हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए। अब आप इसका जब प्रोडक्शन करेंगे तो देखिए एक ही बार में सारे काम हो जाएंगे, स्टेज भी डिफाइन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग रूट स्टेज बम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आइए, बताइए। मतलब रूट स्टेज हमारे पास एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर हमें एसएफजी नहीं बनानी पड़ेगी, एसएफपी नहीं बनानी पड़ेगी। इसके अंदर ये होगा कि हमारा जो भी बन रहा है हम उस स्टेजिंग में मटेरियल को डाल देंगे और हमारा बन जाएगा। और रूट स्टेज इंडिविजुअली मींस हमने ऊपर रॉ मटेरियल डाल दिया, उसके रॉ मटेरियल की कंजम्पशन होगी। उसके बाद रूट स्टेज के अंदर हमारे क्या हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम होके आपका डायरेक्ट एफजी बनेगा, एसएफजी इसके बीच में सॉर्टर। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप फर्स्ट स्टेज कटिंग के बाद क्यूसी करते हैं तो ये मटेरियल आपका लाइन से आउट ही नहीं हुआ, तो क्यूसी कहां से करेंगे।
फिर जब चैम्फरिंग के बाद आप क्यूसी करते तो मटेरियल तो प्रोडक्शन लाइन में से निकला ही नहीं, तो आप क्यूसी कहाँ से करेंगे? फिर आप सरफेस फिनिशिंग के बाद क्यूसी करते हैं तो वो नहीं। अब फाइनली क्या होगा, जब मटेरियल यहाँ से एफजी बन के निकलेगा तभी क्यूसी होगा। इन बिटवीन जो प्रोसेस हुआ उसमें आप क्यूसी नहीं कर पाए। क्लियर है? जो ऑन प्रोडक्शन लाइन पे, हाँ, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक्सेप्टेबल है तब आप इस प्रोसेस को चला सकते। लेकिन जनरली क्या होता है, स्टेज वाइज जहाँ पे क्यूसी होता है, प्रोसेस चलता है, वहां पे हमें मल्टी स्टेज बम बनाने पड़ते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था। इससे पहले आपको याद होगा, हमने पहले एसएफजी का सबसे पहला जो आपको एग्जांपल बताया था, पहले हमने एसएफजी का बम बनाया था, उसका प्रोडक्शन किया था, फिर हमने एफजी का किया था, जो आपका प्रोडक्शन होगा यहाँ। ये देखिए, ये हमारा मल्टी स्टेज बम कहलाता है। जितने स्टेज होंगे उतने हमारे बम बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, याद होगा आपको, पहले मैंने एसएफजी बनाए थे, ये देखिए, ये एसएफजी बनाया था, फिर उसके बाद हमने एफजी बनाया था। इसको कंज्यूम कराया था एफजी पे। ये देखिए एसएफजी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सब्सट्रेट आ रहा है मटेरियल। तो ये मल्टी स्टेज बम कहलाता है। और रूट स्टेज क्या है आपका? सिंगल, उसमें सारे रूट्स डिफाइंड हो गए कि क्या क्या स्टेज चल रहा है, एक ही में आपका डिफाइंड होगा। बट उस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन में जो क्यूसी होगा, ओनली जो फाइनल आइटम जो हमारा फिनिश गुड जो निकलेगा उसी का क्यूसी होगा, और जो हमारा रॉ मटेरियल इन होगा वो आईक्यूसी होगा। ओकेसी और आईक्यूसी चलेगा। इन बिटवीन प्रोसेस में कोई भी क्यूसी आप नहीं करते। एक डिसएडवांटेज का, मल्टी लेवल जो बम है उसके अंदर भी हम राउट स्टेज नहीं डाल सकते, तो फिर उसका फायदा क्या रह जाएगा? राउट स्टेज अगर आप डाल देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? उसको तो इसीलिए बनाया गया ना कि मल्टी स्टेज, इसीलिए कहा गया है कि हर स्टेज का अलग अलग आप बम बनाएंगे। हर स्टेज में वो प्रोडक्शन से आउट निकलेगा, आप उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, देन फिर वो प्रोडक्शन में आप उसको डालेंगे, फिर अगले स्टेज से वो आउट होगा। तो रूट स्टेज का मतलब हुआ कि आप अगर सिंगल आउट करना चाहते हैं तो आप ये चलाइए, नहीं अगर आप हर स्टेज पे आप उसका इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो मल्टी। यही दोनों में डिफरेंस। बेसिकली ये हमारे पास राउट स्टेज वर्क सेंटर हो गया। वर्क सेंटर के अंदर हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उस तरीके से राउट स्टेज को हम ले लेंगे वर्क सेंटर। वर्क सेंटर के अंदर हमारे पास कटिंग हो रही है, कटिंग के शेफरिंग हो रही है, सरफेस फिनिशिंग हो रही है, और उसके अंदर रिसोर्सेज कौन कौन से यूज हो रहे हैं। एग्जैक्ट, तो सारे स्टेज डिफाइंड हो गए। जैसे सर इंडस्ट्री के अंदर अभी जैसे SAP S/4HANA है, उसके अंदर मेरा ख्याल है इंडस्ट्रीज जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो राउटिंग वर्क सेंटर्स के साथ ही प्रैक्टिस करती हैं। इससे क्या होता है, जो मेरा नॉलेज है कि उसके साथ ये जब वर्क सेंटर्स आ जाते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। देखिए, वो आपकी बात तो सही है, लेकिन रूट स्टेज जनरली P1 में नहीं चलाते, क्योंकि उनको क्या चाहिए, हर स्टेज पे क्यूसी चाहिए। जितने भी अभी तक हमने प्रोजेक्ट किए हैं, रेयर ही है जो रूट स्टेज चलाने को। हालांकि देखा जाए ये इजी है। आप क्या कर रहे हैं, एक आइटम को बनाने के, यहाँ एक बम चल रहा है, उसके लिए मल्टी स्टेज क्या 3 बम आपको बनाने पड़ेंगे, 3 बार आपको प्रोडक्शन साइकिल चलाने पड़ेंगे, तब जाके एक आइटम बनेंगे। लेकिन दूसरे स्टेज में क्या है, एक ही साइकिल में आपका पूरा आइटम बन गया। तो इजी है, बट क्या करता है, जब स्टेज वाइज चलता है इंस्पेक्शन, जब आपका क्लाइंट आएगा विजिट करने के लिए, आपका स्टेज पे निकाल के देखेगा कि कहाँ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो आपने तो इंस्पेक्शन किया ही नहीं, तो इंस्पेक्शन फेल हो गया, तो आपको वहां पे उस केस में जब हम आपका चलेगा, तो वो मटेरियल रिजेक्ट करेगा। आप सप्लायर है तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो फिर आपका बिजनेस ठप हो गया। तो जनरली लोग बहुत रेयर ही हैं जो ये चला। रही बात S/4HANA की, तो S/4HANA जो है उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो B1 में नहीं है, तो आप उससे इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो अलग चीज है, ये अलग चीज। उसके स्टेज पे भी इंस्पेक्शन होते हैं, ठीक है, बल्क में ही आप स्टेज वाइज आप बम बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उसके हैं, उससे आप कंपेयर कीजिए। उसमें क्यूसी ऑलरेडी है, इसमें क्यूसी है नहीं, आपको अलग से एड ऑन लगाने पड़ते हैं। तो ये छोटा प्रोडक्ट है, ये लोअर और मिडिल सेगमेंट के लिए है, वो हायर सेगमेंट के कंपनी के लिए, तो उससे आप कंपेयर मत, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपने घोड़ा और गधा खरीदा है तो गधे को घोड़े से आप कंपेयर नहीं। जी सर हमने रिसोर्स जहाँ पे डिफाइन किया था, काइंडली उस इंटरफेस पे जा सकते हैं 1 मिनट के लिए? यहाँ रिसोर्स है जी जहाँ पे हमने बनाया था पहला। मुझे ये पूछना है कि ये टाइम पर रिसोर्स यूनिट 000 एंड टाइम पर यूनिट्स पर टाइम पीरियड, इसमें थोड़ा बता सकते हैं? ये है, देखिए 1 हमने डाला,
ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो हमने डिफाइन किया है पर आवर वाइज डिफाइन किया है। ये कॉस्ट आप देख रहे हैं ना, ये 1 यहाँ डालेंगे तो पर आवर का इतना कॉस्ट है। अगर मैं 2 डाल दूंगा तो 2 घंटे का कॉस्ट है, यहाँ पे मैं 10 डाल दूंगा तो 10 घंटे का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डाला है कि पर आवर हमने लिखा है। ये क्या है, जैसे घड़ी में टाइम दिखता है ना, ये आवर वैल्यू है, ये मिनट वैल्यू है, ये सेकंड। तो ये रिसोर्स कैसे यूनिट किस यूनिट में रहेगा वो दिखाया है। यहाँ पे आप जो वैल्यू डालेंगे उसी में ये यूनिट दिखाएगा। अब अगर आप यहाँ पे आवर के बजाय आप यहाँ पे कुछ और डाल दें, ठीक है, तो कुछ और मिनट डाल देंगे तो मिनट में ये दिखाएगा आपको कंजम्पशन, ठीक है। लेकिन जनरली आवर में हम देखे मेरा एक जब हमने बॉम्ब के अंदर अपने रिसोर्स को डिफाइन किया तो हमने 0.8 डाला था, उसकी थोड़ी मुझे कैलकुलेशन दिखा सकते हैं ताकि मेरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने कैलकुलेटर पे आपको बताया था, मैंने बताया कि 5 मिनट थोड़ी सी अगर कर देंगे तो 5 मिनट लगा था उसको, शुरू से ही अगर थोड़ा सा कर देंगे ना, शुरू से कर रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। मैंने क्या बताया कि 1 घंटे का कितना कॉस्ट है, 200 रुपीज है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो हमने रिसोर्स कॉस्ट डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया है, 1 मतलब 1 आवर। यहाँ पे कितना डाला स्टीम का 200। अब मैंने बताया आपको कि 5 मिनट में एक एफजी आइटम बन रहा है, ठीक है। तो हमें एक एफजी आइटम बॉम्ब पे क्या करना होता है, हमें सिंगल आइटम बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वही तो रिसोर्स का हम टाइम देंगे बॉम्ब में। जी सर। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि 5 मिनट लगता है, तो मैंने उस 5 मिनट को क्या किया, आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 5 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम, 5 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे। जी सर। 5 डिवाइडेड बाई 60। अब ये क्या हो गया, ये 5 मिनट हमारा आवर में, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है 0.0833 यही आया था। हमारा सिस्टम क्या एक्सेप्ट करता है, यूनिट हमारा आवर में लेगा। अगर ये यूनिट हमारा मिनट में होता तो हम डायरेक्ट मिनट में कंज्यूम कर, लेकिन ये आवर में है, तो इसीलिए जो बॉम्ब में हमने डाला है उसको क्या किया, आवर में कन्वर्ट करके डाला। सिर्फ मैंने कन्वर्जन किया और कुछ नहीं किया, तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ओके, एक सर क्वेश्चन मेरा और था, अगर हम इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट किए बगैर भी हम इन्वेंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट तो उस केस में है ना, प्रोडक्शन आप स्टोर पर्सन नहीं है, आप स्टोर मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उसको रिक्वेस्ट डालेंगे स्टोर पर्सन को कि मुझे इसको, या एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल चाहिए, तो वो बोलेगा कि मेरे वेयर हाउस में भाई इतना मटेरियल चाहिए। वो रिक्वेस्ट कैसे देगा स्टोर वाले, तो रिक्वेस्ट देने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे ये मटेरियल वहां से चाहिए, वो रिक्वेस्ट चला गया, फिर वो डिसाइड करेगा, फिर वो मटेरियल उस रिक्वेस्ट के बेस पे भेज देगा। सर अभी क्योंकि मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ तो आज थोड़े मेरे सवाल हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सबसे पहले ना SFG डिफाइन करते हैं और फिर हम FG डिफाइन करते हैं। अभी SFG जो होता है उसके अंदर हमारे पास 2 स्टेजें होती हैं, उसके अंदर हमारे पास RM भी होते हैं और SFPs भी होते हैं, और SFPs के अंदर फिर हमारे पास RM होते हैं जो कि हम बनाते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो अब वो क्या होता है कि जब हम FG बनाते हैं तो SFG को हम कॉल कर लेते हैं FG के अंदर, जैसा कि आपने किया, और जब हम SFG बनाते हैं तो हम रॉ मटेरियल और SFP को कॉल कर लेते हैं SFG के अंदर, और फिर SFG चली जाती है FG के अंदर। ये हमारा बॉम्ब कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि आपने बताया। ये तो मल्टी स्टेज है। जी मल्टी स्टेज है। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं, फिर उसको प्लान करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, और फिर हम प्रोडक्शन में उसको इशू कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ